बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अबान की चैनल से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको MMA डेयरी फार्म टोबा टैक्सिंग में लेके आए। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे मिस्टर अज़हर से, जो कि यूके में होते हैं, लेकिन उन्होंने टोबा टैक्सिंग में डेयरी फार्म बनाया हुआ है। इस फार्म की खास बात यह है कि ये फार्म ना सिर्फ सेमी कंट्रोल्ड जदीद फार्म है, बल्कि इसको कुदरती माहौल से तज़ीन व आराइश की गई है। और इसको जब बनाया गया है तो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जानवरों की नस्ल का इंतखाब किया गया है और उसके मुताबिक ही उनकी खुराक का इंतखाब किया गया है। ज़िला टोबा टैक्सिंग में मुनफरद हासियत रखने वाले इस फार्म के ओनर से जहां पे ना सिर्फ आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात मिलेंगी, वहीं पे आपको बहुत सारी अच्छी नस्ल के जानवर दिखाए जाएंगे और उनके कुदरती माहौल और उनका कैसे फैमिली के सारे अफराद मिलकर काम करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। नाजरीन, जहां पर मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए इतनी मेहनत से तैयार की है, वहां पे मैं ये रिक्वेस्ट करने का हक़ रखता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखा जाए और उसके बाद आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने का पूरा हक़ रखते हैं। अगर आप अपनी तजावीज़ देना चाहें या कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़े की मगर मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें अज़हर साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है और मैं यूके से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरा डेयरी फार्म है, MMA डेयरी फार्म। डेयरी फार्मिंग का मुझे बहुत शौक़ है और ये मेरा प्रोफेशनल बिजनेस भी। डेयरी फार्मिंग की सारी कामयाबी का क्रेडिट मैं अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे और अपनी फैमिली को देता हूँ। माशाल्लाह भाई, आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है कि अपने काम में अपनी बाकी फैमिली को भी क्रेडिट देना। तो भाई आप ये बताइए कि आपके फार्म में इस वक्त कुल कितने जानवर हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन अभी 50 के करीब गाय हैं और ये ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड में है। माशाल्लाह जी भाई, बहुत अच्छी बात है। भाई ये बताइए कि आपको अपने फार्म की कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है? हमने अपने फार्म में जानवरों को खुला छोड़ा हुआ है, जब भी इनका दिल चाहे पानी पिए या खाना खाए। हमने गर्मी में इनके लिए शावर सिस्टम लगाया हुआ है, जो शेड का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखता है और जानवर भी हैप्पी रहते हैं। अज़हर साहब, ये सुन के अच्छा लगा कि आप जानवरों की खुशी का ख्याल रखते हैं। ये बताइए कि आप फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? हमें फार्मिंग करते हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। भाई ये बताइए कि डेयरी फार्मिंग का ख्याल कैसे आया और इन सालों में आपने क्या सीखा? सच पूछें, जब से मैं यूके में आया हूँ तो मैंने इधर गोरों के काफ़ी डेयरी फार्म विज़िट किए। इस तरह मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी अपने मुल्क में कमर्शियल लेवल पर डेयरी फार्म बनाऊं। ये एक मेहनत और बरकत वाला काम है। मैं तो सब अपने उन भाइयों को कहूँगा जो इस काम फील्ड को समझते हैं, उनको डेयरी फार्म की तरफ आना चाहिए। भाई अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताइए कि आपको ये काम नफ़ा बख्श लगा या नुकसानदेह? जब से मैंने ये फार्म बनाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ। ये काम तो बहुत अच्छा है, मगर जो लोग इसमें मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, जो भी इस काम में मेहनत और लगन से काम करते हैं, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। मैं तो उन सब भाइयों को कहूँगा जो इस फील्ड को समझते हैं, उनको डेयरी फार्म की तरफ आना चाहिए और इसको कमर्शियल लेवल पर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है और ये मेरा शौक़ है और मेरा बिज़नेस भी है। माशाल्लाह जी। भाई ये बताइए कि आपका एक बंदा कितने जानवर संभाल लेता है? मेरे ख्याल में हमारे फार्म में मिनिमम 20 गायों को एक ही आदमी संभाल लेता है, क्योंकि हमने अपने फार्म में जानवरों को खुला छोड़ा हुआ है। भाई कुछ दोस्तों का कहना है कि डेयरी फार्मिंग के काम में लेबर का बहुत बड़ा मसला है, आप क्या कहते हैं इस बारे? अल्हम्दुलिल्लाह हम 4-5 साल से डेयरी फार्म कर रहे हैं, अभी तक हमें लेबर का कोई भी मसला नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि हम उनके साथ फ्रेंडली हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। भाई ये बताएं कि आपने अपने जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम कैसे किया हुआ है? एक्चुअली हम ज़्यादातर मकई उगाते हैं जानवरों के लिए, इसका फिर हम सैलेज तैयार करते हैं। सैले से जानवरों के दूध की एवरेज बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा हम दूसरे सभी चारे भी लगाते हैं। ये बताइए कि एक जानवर के लिए साल भर की खुराक या साइलेज का बंदोबस्त करना कितना काफ़ी होता है और कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 3 बड़े जानवरों के लिए 1 एकड़ मकई का साइलेज काफ़ी होता है साल भर के लिए।
और इसी हिसाब से हम अपने सारे जानवरों के लिए मकई का सैलेज बनाते हैं और तूड़ी भी हमारे पास काफ़ी मकदार में होती है। जब कभी सैलेज ख़त्म हो जाए तो सुबह चारे के साथ तूड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं और सैलेज बनाने का सारा खर्चा निकाल कर सैलेज तकरीबन 4 से 5 रुपए फ़ी केजी पड़ जाता है। हमारे पास सैलेज बनाने के लिए अपनी मशीन है और हमसे कई और फार्मर भी ले जाते हैं मशीन सैलेज बनाने के लिए। साइलेज बनाने वाली मशीन कहाँ से ली और कितने की मिली? बनाने वाली मशीन हमने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई थी पाकिस्तान के शहर कसूर से। ये तकरीबन हमें 2 लाख की मिली थी। क्या आप दूसरे फार्मर्स को साइलेज बनाने वाली मशीन रेंट पर देते हैं और किस रेट पर देते हैं? काफ़ी फार्मर भाई हमसे सैलेज बनाने के लिए मशीन लेकर जाते हैं और हम उनको जो भी मार्केट का रेट हो उससे भी कम कीमत लगाते हैं। हम अपने फार्मर भाइयों का ख्याल करते हैं। वनडे समेत फी जानवर खुराक का रोजाना का खर्च कितना पड़ रहा है आपको आजकल? हमें तकरीबन 350 से 400 रुपये फी जानवर खर्च पड़ा है। बहुत सी कंपनियों के बंडे हमने इस्तेमाल किए, मगर अब हमने फैसला कर लिया है कि हम खुद ही अपना बंडा तैयार करेंगे। इससे हमारे जानवरों की दूध की पैदावार भी बढ़ेगी और जानवर भी सेहतमंद रहेंगे। अपने फार्म पर मौजूद इस चिल्लर के बारे में कुछ बताइए। हमारे फार्म पर कंपनी ने चिल्लर लगाया हुआ है। दरअसल ज़्यादातर बड़े फार्मों पर कंपनियां ही चिल्लर लगा कर देती हैं। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और कंपनी आपको फार्म पर चिल्लर लगाने के काफ़ी बेनिफिट देती है, जिससे फार्मर को काफ़ी फ़ायदा होता है। टैंकी में तारें क्यों लगाई गई हैं? दरअसल ये जो सफेद टंकी के ऊपर तारें और वाटर पंप लगे हुए हैं, ये सारे शेड में शावर सिस्टम को चलाते हैं और ये एक ही जगह सारे शावर सिस्टम का कंट्रोल लगाया हुआ है। ये बताइए कि जानवरों की सेहत का ख्याल आप लोग कैसे रखते हैं? हमने अपने फार्म पर डॉक्टर रखा हुआ है। अगर वो कभी ना भी दस्तयाब हो तो हमें कोई इतनी परेशानी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मेरा भाई जो फार्म मैनेजर है उसने 6 माह का वेंट्री कोर्स किया हुआ है। थोड़ा बहुत वो खुद ही हैंडल कर लेता है ऐसे मामलात को। मिल्किंग मशीन की कीमत बताइए, कहाँ से ली थी, कितने की ली थी? दूध चुवाई करने वाली मशीनों की डिफरेंट प्राइस होती है। ये कई तरह की होती है। जो हमारे पास है वो डबल क्लस्टर और सिंगल बकेट मशीन है। ये तकरीबन हमने 1,15,000 की ली थी फैसलाबाद से। भाई शुरू में आपने बताया था कि आपने क्रॉस ब्रीड रखी हुई है, तो ये बताइए कि कौन सी नस्ल की क्रॉस ब्रीड रखी हुई है और आपने ये कहाँ से ली और कितनी उम्र की आपने खरीदी? मेरे पास तकरीबन अभी 50 के करीब गाय हैं और ये ज़्यादातर फ्रीजियन और फ्रीजियन क्रॉस ब्रीड की हैं। कोशिश की है जहाँ से कोई अच्छी गाय मुझे मिले वहाँ से ली है जी। ये सोने वाली थी और ये पहलन सारी पहलन ही ठीक नहीं है। इसमें हमने कोई दूसरे सूबे वाली नहीं ली, पहले सूबे वाली गाय ली है और इसके बाद हम इसकी खुद ब्रीड आगे तैयार करते हैं जी। इसकी नस्ल जो हम आगे तैयार करते हैं वो हम खुद करते हैं सारा इसकी देखभाल। इसके आगे जो भी बच्ची हैं वो उसकी आगे दोबारा नस्ल शुरू हो गई है हमारे फार्म में। भाई ये बताएं कि आपकी ये जो गाय आपने अपने इलाके से खरीदी हैं मुख्तलिफ जगहों से, इनकी दूध देने की कैपेसिटी क्या है? अभी जो हमारे पास गाय हैं वो तकरीबन 20 प्लस दूध देती है। इनके अलावा हम अपने फार्म पर अपनी ब्रीड तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है वो इनसे भी ज़्यादा दूध देगी और ज़्यादा मुनाफा बख्श होगा हमारा फार्म। भाई ये बताएं कि फ्रीजियन क्रॉस काऊ की आपने सिलेक्शन किस खास खूबी की बुनियाद पर की थी? इस नस्ल की गाय ज़्यादा दूध देती है और साल के अंदर ही दोबारा बच्चा दे देती है। भाई ये बताएं कि आपको गाय के दूध का क्या रेट मिल रहा है और क्या गाय का दूध सेल करने में कोई मसले मसाइल आपको पेश आ रहे हैं? अभी तो हम 65 रुपये लीटर दूध सेल करते हैं और सारे का सारा दूध हमारा गांव में ही सेल हो जाता है। वैसे तो हमारे फार्म पर FFC वालों ने भी चिल्लर लगाया हुआ है। काफ़ी फार्मर चिल्लर में भी दूध देकर जाते हैं। आप ये बताइए कि दूध ग्वाले को देना चाहिए या खुद सेल करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि दूध खुद सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना कि ग्वाले को देने में। आदमी का अपना कोई एक सेल पॉइंट होना चाहिए दूध सेल करने के लिए, इससे ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा।
भाई ये बतलाइए कि क्या आप कोई गाय वगैरह सेल भी करते हैं? जी हाँ, अगर किसी बंदे को किसी किस्म की कोई भी गाय चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकता है। हीफर भी मिल जाएंगी। हमारा गांव है 301 गाबे, जो कि टोबा टेक सिंह से तकरीबन 8 किलोमीटर शोरपुर रोड पर वाक़या है। मेरा भाई फार्म मैनेजर है। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300 65 68 301 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0044 78 58 28 2230। शुक्रिया। अच्छा भाई ये बताइए कि अगर किसी भाई ने नया शेड बनाना हो तो शेड कैसा होना चाहिए, लोहे का, पक्का, सीमेंटेड या कच्चा? मैं रेकमेंड करूंगा कि मेटल का ही शेड बनाना चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरत भी लगता है और हवादार भी होता है और ज़्यादा पायदार भी। अगर हम सीमेंट का शेड बनाने की बात करें तो इसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आता है और खूबसूरत भी कम लगता है और ज़्यादा हवादार भी नहीं होता। अगर इसकी निस्बत हम कच्चा शेड बनाने की बात करें तो इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने मेटल का ही शेड बनाने का इंतखाब किया। भाई ये बताइए कि इस तरह का शेड बनाने में आपके ख्याल में कितने अखराजात आ जाते होंगे? हमने शेड किसी कंपनी से नहीं बनवाया, हमने सारा सामान खुद ही परचेज किया और खुद ही बनवाया। इस तरह का शेड बनाने के लिए कंपनी आपको 400-450 स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेगी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। हमें शेड बनाने में तकरीबन 15-16 लाख रुपए लगे। हमारा जो शेड का साइज़ है 100 फुट इसकी लंबाई है और 75 फुट इसकी चौड़ाई और दरमियान में 12 फुट फीडिंग एरिया छोड़ा हुआ है। ये शेड में 80+ जानवर आसानी से रखे जा सकते हैं। क्या आपने जो शेड पर कैमरे लगा रखे हैं क्या ये ज़रूरी हैं? इन पर कितना खर्चा आ जाता है? हमने अपने फार्म पर कैमरे फार्म की सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं और हम अपने फार्म को कैमरों के ज़रिए 24 आवर लाइव देख सकते हैं और कैमरे लगाने का सारा खर्चा तकरीबन 1 लाख आ गया था। बहुत शुक्रिया भाई। आखिर में ये बताइए अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि किसी नौजवान फार्मर जिसने डेयरी फार्म शुरू करना हो उसको हीफर लेके शुरू करना चाहिए या उसको दूध देने वाले जानवर लेके शुरू करना चाहिए, भैंस लेके शुरू करना चाहिए या गाय लेके शुरू करना चाहिए? मेरा तो यही मशवरा है कि दूध देने वाली ही गाय लेकर शुरू करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप दूध बेचकर अपने फार्म का खर्चा आसानी से निकाल सकते हैं और आपको स्टार्ट में ही मुनाफा शुरू हो जाता है। हमारा तो ज़्यादा काऊ डेयरी फार्म का ही तजर्बा है, हम इसी का ही मशवरा देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।